चार दशक भड़क गया, कहा कि सब हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, भागो, लाठ के भगा दिया सबको। वही जनता गुस्सा आ गई, उठा के फेंक दी बाहर मार्ग से इसको, किसको, चार दशक को, जुलाई क्रांति में। कही कि तो एसी नहीं लग रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है, कूलर लगा, पंखा। सभी को जय हिंद, ऑल ऑफ यू जय हिंद। आज हम दूसरी क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में रिवीजन करते हुए जो छूटा था अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहली क्लास में हमने ये देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप महाद्वीप है, उस महाद्वीप में राष्ट्रवाद की विचारधारा कैसे आई। जैसा कि मैंने कहा था, राष्ट्र का मतलब होता है देशवाद का मतलब विचारधारा। जब किसी एक स्थान पर लोगों की विचारधारा किसी एक देश के प्रति पनपने लगे और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगे, तो उस समय उसे राष्ट्रवाद कहा जाएगा। शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुईस 16वां बना और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी कर लिया उसने। और उसके समय में उसने अपने समाज को तीन भागों में बांटा था, तीन भागों में अपने समाज को बांटा था इसने। पादरी कुलीन निम्न, पादरी कुलीन निम्न, हर एक स्टेट का, हर एक वर्ग का एक एक जनरल होता था, स्टेट जनरल जिसे कहा गया। अब इसके समय में एक क्रांति हो गई, फ्रांसीसी क्रांति, जिसे फ्रांस की क्रांति कहा गया। फ्रांस में 3 बार क्रांति हुई थी जो फेमस हुई। लुईस 16वां जो था टैक्स बढ़ाना चाहता था, जनता के ऊपर टैक्स, उसी के विरोध में जो था फ्रांसीसी क्रांति हो गई। और क्रांति का कुछ और कारण था, जैसे कहते हैं कि हम तुमको कहीं मारेंगे, मारने के लिए तो कह दिया, अब उसके लिए कारण ढूंढना है। कारण, कारण क्या हो, किस कारण मारेगा वो। जैसे हम किसी को मारने वाले हैं, निशाना बना लिए, हम तुमको मारेंगे, अब मारने के लिए कारण ढूंढेंगे, कारण कि किस कारण तुम्हें मारे। तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण ये था कि टैक्स बढ़ाना, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत से कारण थे। समाज जो था 3 भागों में बांट दिया था, सबके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करता था। आर्थिक में पैसे का ज्यादा लालची था, पैसा ज्यादा से ज्यादा कितना टैक्स वसूला जा सके केवल निम्न वर्ग से। सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, और राजनीतिक, राजनीतिक में यह था कि केवल टैक्स जो लेता था निम्न वर्ग से, 2 वर्गों से नहीं ले रहा था, उन्हें विशेष दर्जा दे दिया था। इसके बाद क्रांति हुई 1789 में, उसे हटा दिया गया। उसको हटाने के बाद नेपोलियन को बैठाया गया। जब नेपोलियन बैठा 1804 में, 1804 में राजा बनने के बाद नेपोलियन ने 300 शहरों पर कब्जा कर लिया था। पहले ही 300 शहरों पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद नेपोलियन राजा बना 1804 में। 1804 में उसने कोड लागू कर दिया, नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता में यह कहा गया कि सभी को शिक्षा बराबर मिलनी चाहिए, लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, अकलोल बकलोल अयल बैल नहीं होना चाहिए। जो फ्रांस के लोग हैं वो पढ़े लिखे रहने चाहिए। जनता जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी रहेगी, जितना गुण शऊर रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि नेपोलियन ने इस कोड में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजतंत्र खत्म कर दिया, कहा लोकतंत्र। राजा जो है जनता के द्वारा चुनकर आना चाहिए, नहीं तो पता चला कौन राजा दलिद्दर निकल गया, ठीक ठाक नहीं निकला, हरामी निकल गया। अब राजा का बेटा हरामी निकल गया, तू राजा बनेगा तो लोगों की जिंदगी बर्बाद नरक कर देगा ये सब। इसके लिए उन्होंने ऐसा नियम लागू किया। कहा कि बराबर नाप तौल, जैसा कि नाप तौल के बारे में बताए थे, ये 1 पाई हो गई, ये 1 पाई, ये 1 पाई बड़ी है, 1 पाई छोटी है। तो वहां का नियम यह था कि कहीं पे अलग इसको कहा जाता, जैसी पाई है कहेगा बराबर दे रहे हैं। 1 किलो चीनी दे दिया या 1 किलो आलू दे दिया। 1 किलो आलू ले रहे हैं, 1 किलोमीटर पहले वहां पे 1 किलो पूरा 1000 ग्राम देगा, और यहाँ पे 1 किलोमीटर समाजगंज बाजार में ले रहे हैं तो 900 ग्राम देगा। कहेगा 1 किलो, कहा कि नहीं, सब ये सब काट पीट के एक बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। नेपोलियन ने सब कुछ नापतोल बराबर कर दिया। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता दे दी। उसने कहा था कि लुईस 16वां ने कहा था कि आप धार्मिक स्वतंत्र नहीं है, आप जो है पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, जो भी करना है जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। नेपोलियन ने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी पूजा पाठ करिए, आप कोई भी धर्म अपनाइए, किसी को मारिए पीटिए मत, जो करना है करिए, आप आजाद हैं। इतना भी स्वतंत्रता दे दिया।
और ज्वालबराइन शुल्क संघ, ज्वालबराइन शुल्क संघ था एक। जर्मनी यानी प्रसा के पहल पे ये शुल्क संघ चालू किया गया था। 1834 इसका कोड है, भूलना मत, ये 1834 में लागू नहीं हुआ था, कोड है इसका। 1834 इसका कोड था और इसका नियम ये था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जा रहे हैं, जैसे आप एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, जहां पर आपके गांव की बाउंड्री खत्म हो जाएगी, सीमा, तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वहां पर 30 रुपया टैक्स था फ्रांस में। तो उसने कहा कि 30 रुपया ज्यादा ठीक नहीं है, 2 रुपया कर दिया जाए। मान लो व्यक्ति कमा रहा है 100 रुपया, उसमें से 30 रुपया सरकार को दे दिया, सरकार बिना कुछ किए ले ली, और 70 रुपये बेचारा कितना मेहनत करके वो कमा रहा है, कैसे कैसे 70 रुपये उसको बचेगा। तो कहा कि ऐसा करते हैं, 2 रुपये रखते हैं, और जो था 28 रुपया छोड़ दिया कि आपसे टैक्स नहीं लिया जाए, आप अपना विकास करिए। अब इतना ठीक ठाक काम, इतना सा ठीक ठाक काम कर दिया, जहां जहां जीतता था नेपोलियन, जिस राज्य को जीतता था उस राज्य में लोकतांत्रिक शासन चालू कर दिया जाता था कि राजा जो है जनता के द्वारा चुनकर आएगा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुनकर आएगा राजा, राजा जनता के द्वारा चुनकर आएगा। तो इसमें जो था वियना संधि हो जाती है, 4 देश वियना संधि करते हैं, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रसा और रूस। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रसा, रूस, 4 देश एक वियना संधि करते हैं ऑस्ट्रिया देश में। अब ऑस्ट्रिया देश में संधि होती है, अब उस संधि में ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का राजा रहता है, वो कहता है कि अध्यक्ष हम ही बनेंगे। काहे लिए? हमारे देश में हो रहा है इसलिए हम अध्यक्ष रहेंगे। कहा ठीक है चलो, बना दिया। अब उसमें यह कहा गया कि नेपोलियन को रोकना जरूरी है। नेपोलियन जिस क्षेत्र को जीत रहा है वहां पर लोकतंत्र लागू कर दे रहा है। हमारा बेटा, तुम्हारा बेटा, सबका बेटा रेडी हो रहा है राजा बनने के लिए। अगर नेपोलियन ने जीत लिया तो हम सबका काम सारा चौपट हो जाएगा, इसे रोकना पड़ेगा। और फिर से बुर्बो वंश आना चाहिए फ्रांस में। तो नेपोलियन इसी समय 1815 में ही चल रहा था। वाटरलू का युद्ध छेड़ देता है बेल्जियम के साथ, और बेल्जियम के साथ जब युद्ध लड़ रहा था तो उसी समय चारों देश मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं। नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन हारने के हारने के बाद जो था, अब उसे सेंट हेलेना नामक द्वीप पर भेज दिया जाता है। सेंट हेलेना नामक द्वीप पर नेपोलियन को भेज दिया जाता है और नेपोलियन चला गया सेंट हेलेना नामक द्वीप पर। अब क्वेश्चन यह पूछ सकता है नेपोलियन राजा कब बना? तो नेपोलियन राजा 1804 में बना। नेपोलियन का उदय कब हुआ? 1789 की क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। चुड़ैलों का दावा कब हुआ? 1789 में। ये सारे काम 1789 में हुए थे। लुई 16वां को फांसी कब दिया गया? 1793 ईस्वी में। और ये पूछ सकता है कि नेपोलियन युद्ध करना शुरू कब किया? तो 1796 में। 1796 में इसने युद्ध करना शुरू किया। 300 शहरों पर कब्जा कर लिया, मारा हुमच के सबको रद्द कर दिया मार के नेपोलियन। जैसे देखो गांव वाले थे मारपीट कर लेते हैं, मानते नहीं, वैसे मारपीट कर लिया, बड़ी मार मारा इस सबको, दौड़ा के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया मार मार के सबको, और वहां पे लोकतंत्र लागू कर दिया। नेपोलियन खत्म हो गया 1815 में। 1815 में जो तक नेपोलियन का समय समाप्त हो गया बेल्जियम के साथ। अब राजा बना चार्ल्स दशक। ये बुर्बो वंश का राजा था। लुई 16वां जो था वो उसी का भाई था। लुई 16वां का भाई था। अब ये राजा बना। राजा बनने के बाद इसने कुछ खास कार्य ज्यादा नहीं किए। इसके समय में एक विचारधारा और आ गई, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का यह कहना था कि पुरानी परंपरा फिर से अपनाई जाए। और नेपोलियन के समय में क्या आया था? उदारवादी, जैकोबियन क्लब, ये सब नेपोलियन के समय में आया था। और इसके समय में क्या आया? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का कहना था कि पुरानी परंपराओं पर ध्यान दे। उदारवाद का यह कहना था कि पुरानी परंपरा को छोड़िए, नई परंपरा अपनाइए और आगे बढ़िए, विज्ञान की तरफ ध्यान दीजिए। इतना सारा काम चल रहा था। इसके बाद जो था रूढ़िवादी विचारधारा आ गई, इसने कुछ खास कार्य नहीं किए। गुप्त संगठन,
जब नेपोलियन था, नेपोलियन के साथ जो था मैसनी नाम करके, मैसनी, गैरिबाल्डी, ये सब जो थे इसी के साथ में रह रहे थे। नेपोलियन हारा तो ये सब बचे, इन सब ने गुप्त संगठन बनाने लगे, चोरी चोरी एक संगठन क्रांति करने के लिए, ताकि चार्ल्स दशक को हटाया जा सके। फिर से वही आए लोकतंत्र। अब चार्ल्स दशक जब आया फिर से राजतंत्र लागू हो गया। अब इस सब पे कोई संविधान नहीं था, ये सब संवैधानिक राजा नहीं थे। अब चार्ल्स दशक राजा बना, कुछ काम नहीं किया, रूढ़िवादी विचारधारा है। रूढ़िवादी विचारधारा में यही कहा गया कि पुरानी परंपरा अपनाइए। और इसके बाद गुप्त संगठन, मैसनी ने गुप्त संगठन बनाना शुरू कर दिया कि आप लोग गुप्त संगठन बनाइए, लोग एकत्रित हुए हैं ताकि एक दिन क्रांति करेंगे, इसको हटाएंगे। चोरी चोरी संगठन बनने लगा। इसके बाद क्रांतिकारी युग, जब संगठन बना गुप्त तो क्रांति करने लगे, जगह जगह पर क्रांतिकारी आंदोलन होने लगे, आंदोलन करने लगे, किसके द्वारा? मैसनी के द्वारा। और फिर इसके बाद ये भी किया, नेपोलियन, नेपोलियन से जो युद्ध लड़ रहे थे, जब नेपोलियन 300 का हरा रहा था, 300 जन को, जो जो युद्ध कर रहे थे उन्हें ये पुरस्कार दे रहा था चार्ल्स दशक। और ड्यूक मैटरनिक जो अध्यक्ष था वियना संधि का, ये सब उसे पुरस्कृत कर रहे थे नेपोलियन से जो युद्ध लड़े थे। जुलाई क्रांति, कुछ खास कार्य नहीं किया। 1815 में राजा बना, 1830 में इसके समय में जुलाई क्रांति हो गई। क्या हुई? जुलाई क्रांति। अब जुलाई क्रांति जो था, गर्मी का समय था, आप खुद समझ रहे हैं। जनता जो थी फ्रांस की परेशान हो गई थी। नेपोलियन ने इतना विकास कर दिया था कि जनता ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जनसंख्या। अब जनता जो थी परेशान हो गई थी राजा से, इससे चार्ल्स दशक से परेशान हो गई। राजा के पास पहुंची, कहीं खाने के लिए कुछ दे दो हमको, रोटी चावल जो है सब दो, हमको खाना है। और पंखा उंखा लगाओ, एसी लगवाओ। ये सब एसी लगवा, 2 जन पंखा लेके बगल में हौकते रहते थे, ये सबको हमारे पास भेजो। भड़क गया कौन? चार्ल्स दशक भड़क गया, ताकि सब हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, अगर आए तो भागो। डांट के भगा दिया सबको। वही जनता गुस्सा आ गई, उठा के फेंक दी बाहर महल से इसको। किसको? चार्ल्स दशक को। जुलाई क्रांति में कही कि एक तो एसी नहीं लगवा रहा, इतना गर्मी पड़ रहा है, ना कूलर लगवा, ना पंखा बंटवा रहा। प्रधान गांव का सब क्या करता है? पंखा कूलर सब बांटता है, तुम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? हाँ, डांट के उसको उठा के बहा दी बाहर महल से। किसको? चार्ल्स दशक को। चार्ल्स दशक जो था जुलाई क्रांति में, 1830 में जो क्रांति हुई, जुलाई क्रांति, उठा के फेंक दी बाहर। किसको? चार्ल्स दशक को। चार्ल्स दशक जब हटा तो लुई फिलिप करके एक व्यक्ति था। लुई फिलिप की अध्यक्षता में, उसके सामने रहते हुए संवैधानिक राजतंत्र लागू किया गया। संवैधानिक राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये संवैधानिक होगा। इसमें यह कहा गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन उसके लिए कुछ नियम होगा। नहीं तो पहले का राजा सब कैसे होता था? वो सब क्या करते थे? राजतंत्र में राजा बनेगा, वो डिसीजन क्या लेगा किसी को नहीं पता था। इसमें कहा कि राजा जो बनेगा उसके लिए कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उसको संविधान से लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र लागू कब हुआ? तो 1830 में लुई फिलिप की अध्यक्षता में फ्रांस में जो था संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ। लुई फिलिप को कब हटा दिया? 1830 की क्रांति में, जुलाई क्रांति में। इसके बाद राजा कौन बना? लुई फिलिप। बाकी की कुछ चैप्टर हम छोड़ते चल रहे हैं, अलग से पढ़ेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए,
1830 में चार्ल्स दशक को हटाया गया, लुई फिलिप को बैठाया गया जुलाई क्रांति के माध्यम से। अब जो था लुई फिलिप की अध्यक्षता में संवैधानिक राजतंत्र लागू किया गया, लोकतंत्र नहीं। अब राजतंत्र में जो था, अब इसका कार्य देखते हैं। राजा का सीधा कार्य देखना है, बस क्या किया है क्या नहीं किया सब बता देंगे उसी में। शासन शासन इसका ठीक ठाक चल रहा था उस समय फ्रांस में, किंतु जनता की स्थिति ठीक नहीं थी। जनता बहुत गरीब हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? बहुत गरीब। उसी समय 1830 में विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी पड़ गई थी। अब क्वेश्चन यह पूछता है कि सबसे बड़ी आर्थिक मंदी कब पड़ी विश्व में? तो 1830 में ही पड़ी थी। 1830 में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी पड़ी। उस समय सारा व्यापार ठप हो गया था। कार्य देखिए, शासन ठीक ठाक चल रहा था इसका, लेकिन जनता की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। जनता परेशान थी। जैसे लुई फिलिप चार्ल्स दशक ने क्या किया? एसी नहीं लगवाया। वो तो अपने लिए खाली व्यवस्था कर रहा था सब कुछ, और दूसरे के लिए नहीं। राजा बन के किसने राजा बनाया उसको ड्यूक मैटर्निक राजा बनाया था। जनता के द्वारा तो आया नहीं था, इसलिए वो अपने लिए सब कुछ कर रहा था। अब जनता ने उसको हटा दिया और इसे परेशान था बेचारा, इसको बैठाया गया। तो इसका भी जो था, इसका शासन ठीक ठाक चल रहा था, किंतु इसकी स्थिति जनता की जो थी इसके राज्य में, उस समय इसके यहाँ की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। और कुछ साल तक ठीक ठाक से शासन चलते रहा, बीच बीच में आंदोलन होते रहे छोटे मोटे बहुत सारे। इसी समय इतनी ज्यादा गरीबी आ गई, भूख कठिनाई जन विद्रोह हो गया इसके समय में। किसके समय में? लुई फिलिप के समय में। लुई फिलिप के समय में 1848 में भूख कठिनाई जन विद्रोह हो गया। अब इस विद्रोह में क्या हुआ? लुई फिलिप को भी जनता जो थी की उसे उठा के महल से बाहर फेंक दी और कई भाग्य से भगा दी। भगाने के बाद जो था, वहां पे फ्रांस में संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना। लुई फिलिप को हटाने के बाद फ्रांस की जनता ने संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना कर दी। कहा कि अब देखिए संवैधानिक लोकतंत्र क्या होगा, राजा को एक समय देगा, उसकी शक्तियों को नियंत्रण लगाएगा, और राजा जो बनेगा कुछ समय के लिए होगा। अभी क्या हो रहा था? भूख कठिनाई जन विद्रोह, ये फरवरी क्रांति थी, फरवरी की। अब यही क्रांति जो थी यूरोप में धीरे धीरे देखी देखा, जैसे देखो आपके घर में झगड़ा है, पड़ोसी भी झगड़ा कर लाके देखता है ईमान में, बस यही काम हुआ था। जैसे क्या हो, गांव में क्या हुआ? गांव में जैसे कोई जात बात है, फॉर्चुनर से मान ला, गांव में कोई फॉर्चुनर से जात बात है, शहर से आएगा, तो इससे आप क्या करेंगे? आप जो है एक तो घोड़ा ले लीजिए, उसका देखिए देखा ऊपर चढ़िए, घोड़ा से जाइए, वहां हाथी पे चढ़ जाइए, बैठ के उसका बराबरी करिए। अब ऐसे होने लगा। जब फ्रांस में हुआ, फ्रांस में मारपीट होने लगा, देखा कि इधर लोकतंत्र लागू कर दिया, यहाँ पर संवैधानिक लोकतंत्र है। बाकी के राज्य जो थे वहां पर भी जनता यही करने लगी, मारपीट करने लगी। कहा कि मार के भगा ससुरा, सब खजरा निरंकुश राजा बैठा है जितने हैं फ्रांस में। अब सब जगह संवैधानिक लोकतंत्र लागू होना शुरू हो गया। इसी समय ऑस्ट्रिया का जो राजा था ड्यूक मेटरनिक, जो वियना संधि का अध्यक्ष था, ड्यूक मेटरनिक कहते हैं जब फ्रांस छींकता है, फ्रांस जब छींकत है, बाकी का हार्ट अटैक, बुखार, उल्टी सब कुछ हो लागत है, उलट के गिर पड़त है, एकाध मिनट मरू जाते हैं, ऐसा कह दिया। अभी कहे लिए कहे बताएं इसका कारण? जैसे जो चीजें फ्रांस में हो रही थी उसी देखा पड़ोसी भी कर रहे थे, इसीलिए कहे जब फ्रांस सीखता है बाकी सबको बुखार हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, बीमार पड़ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। इतना सब बातें बता दिया किसने? ड्यूक मेटरनिक ने। अब 1848 में जो था किसे हटा दिया गया? लुई फिलिप को। लुई फिलिप को हटाने के बाद 1848 में 1848 ईस्वी में 1848 में
लुई फिलिप को हटाने के बाद लुई नेपोलियन बोनापार्ट, लुई नेपोलियन बोनापार्ट देखो 1848 में लुई फिलिप को हटाने के बाद 30 में राजा बना, 48 में हट गया बहुत कठिनाई जन विद्रोह के कारण। अब यहाँ पर संवैधानिक लोकतंत्र लागू हुआ। लोकतंत्र में यह कहा गया कि 18 साल के जो पुरुष होंगे, 18 साल के जो पुरुष होंगे वो मतदान करेंगे, वोट देंगे, मत डालेंगे, अपना वोट देंगे राजा चुनने के लिए लोकतंत्र में। किंतु यह नहीं कहा गया कि महिलाएं जो हैं वो मतदान करेंगी, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया। अब मतदान हुआ, जब मतदान हुआ, मतदान होने के बाद लुई नेपोलियन जो थे, लुई नेपोलियन बोनापार्ट, ये फ्रांस के पहले संवैधानिक लोकतांत्रिक राजा बने, पहले संवैधानिक लोकतांत्रिक राजा बने। कौन? लुई नेपोलियन। देखो लुई नेपोलियन 1848 में जनता के द्वारा लोकतांत्रिक राजा बने। इनका कार्यकाल जो था 1848 से लेकर 1852 तक था। ये फ्रांस के पहले सम्राट थे, राजा जो लोकतांत्रिक राजा थे और फ्रांस के आखिरी सम्राट थे। यही फ्रांस के पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, और यही आखिरी नहीं थे। आखिरी जो अब आए इस समय जो आखिरी है, मतलब आखिरी नहीं थे, ये पहले प्रेसिडेंट थे और आखिरी जो इस समय है वो है। ये हटेगा तो दूसरा आएगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जो है जो बीजी छुट्टी है इसमें वो बताते चलेंगे। जो जो चीजें छुट्टी हैं, जैसे कि इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये सब चीजें आपको बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।